अभी पवन जी एक आस्था पे बात कर रहे थे। हाँ। तो आपने बड़ी बेहतरीन एक बात बताई कि गांधी जी ने 1931 की जो बात थी, हम्म। तो उस आस्था में और वर्तमान की जो आस्था आप किस तरीके से देखते हैं, क्या उसमें क्या डिफरेंसेस आए हैं? हम्म। और मैं अपनी समझ बता रहा हूँ। पहली बात तो ये हम्म, है ना, बुद्ध के ज़माने की एक बात है कि बुद्ध के निर्माण के बाद लोगों को ये लगा कि बुद्ध ने तो कुछ लिखा विखा नहीं, जो कुछ उन्होंने बोला ही था ना। हम्म, तो ये हुआ कि भाई उन्होंने इतना बोला है 40-45 साल, तो उसको हम लोगों को उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यानी उन्होंने बोला कुछ और कोई बोलता है कि वो उन्होंने ये बोला अलग कुछ मतलब अपनी समझ से उसने उसको इंटरप्रेट करते हैं। हम जो भी कुछ सुनते हैं उसको इंटरप्रेट करते हैं। मैं तो शब्दों में ही बोलता हूँ, कोई भी शब्दों में ही बोलता है या लिखता है, उसको दूसरा आदमी पढ़ता है या सुनता है। तो जब वो पढ़ता है या सुनता है तो वो क्या करता है उस समय, वो जो शब्द हैं उसको वो समझने का प्रयास करता है, उसका अर्थ निकालता है। उसका अर्थ और बोलने वाले का या लिखने वाले का अर्थ अगर एक नहीं होता तो बात कुछ की कुछ हो जाती है ना। हम्म, तो बुद्ध ने बहुत कुछ बोला और बोलने के बाद वो तो चले गए, तो ये लोगों ने बोला कि भाई अब लोगों ने उसको कुछ कुछ का कुछ बोलेंगे तो हम लोगों को उसको कंठस्थ कर लेना चाहिए जो उन्होंने कहा है। पर किस कैसे माने कि बुद्ध ने ही कहा है, और ये कहीं ये आदमी जो बता रहा है कि बुद्ध ने ये कहा है वो ही है जो बुद्ध ने कहा है। तो फिर उस पर काफ़ी उन लोग बैठे, उन्होंने चिंतन किया, तो उन्होंने कहा जो लोगों ने अरहंत पद पा लिया है, अरहंत वो होता है उनकी मान्यता के अनुसार जो आखिरी स्टेज है कि उसके बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। वह उसने उसके सब लाग लपेट सब ऐशनाएँ ख़त्म हो गई हैं, तो अब वो शुद्ध हो गया है एक तरह से। तो अब उसमें कुछ तो ऐसे लोगों से हम सुने कि बुद्ध ने क्या कहा है, हम्म, किसी से भी नहीं सुने। हम्म, तो ऐसे लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया और उनसे पूछा कि भाई आपने जो सुना, आपको जो याद है आप बताइए। उसको हम, क्योंकि ये मान लिया गया कि ये लोग जो बोलेंगे वो सही होगा। तो वो जब वो वाणी आज भी है, वो पाली में है, और उसका हर एक श्लोक के पहले 3 शब्द बोले जाते हैं। वो क्या कहा, वो 3 शब्द क्या है? ऐसा मैंने सुना, एवं मैं सुतंग। वो ये नहीं कहते कि बुद्ध ने ऐसा कहा, हम्म, वो ये कहते हैं सबसे पहले ऐसा मैंने सुना। हो सकता है बुद्ध ने कुछ और कहा हो, हम्म, लेकिन ये मैंने सुना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो जो बात अपनी होगी वो बात मैंने जो गांधी जी को समझा या मैं जो आस्था से, मैं ये क्लेम नहीं करूंगा कि ऐसा ही है, है, ठीक है ना। हम्म, ये बहुत ज़रूरी बात है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। इस बात हम्म, को भी हमको समझना चाहिए। तो हम तुमसे ये कह रहे थे कि हम गांधी जी के 1917 या 18, मुझे ठीक से याद नहीं है, अभी देख के बता दूंगा। गांधी जी साबरमती आश्रम में एक प्रवचन उन्होंने दिया, उन्होंने कुछ लंबा भाषण दिया। वो उसके पीछे की पृष्ठभूमि यह है कि वहाँ अहमदाबाद में बहुत सारी मिलें थीं जो कपड़ा बनाती थी, और उनके उस मिलों में मजदूर काम करते थे। उनको लगता था कि हमको जो पैसे मिल रहे हैं वो जायज़ पैसे नहीं मिल रहे हैं, हमको ज़्यादा मिलने चाहिए। तो उन्होंने बहुत कोशिश की, हम्म, पर वो हुआ नहीं। तो वो लोग आखिर में उन्होंने ये फैसला लिया कि हम हड़ताल पे बैठेंगे। हम्म, गांधी जी उनके साथ थे। उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि भाई तुम्हारी मांग जायज़ है, ठीक मांग कर रहे हो, और जायज़ मांग के साथ ईश्वर तुम्हारे साथ है, तुम हड़ताल करो।
हम्म, तो उन्होंने भरोसा दिया कि तुम्हारी मांग जायज है और ईश्वर तुम्हारे साथ है। ठीक है, 40 दिन हो गए, उनकी मांग नहीं मानी गई, मिल मालिकों ने उनकी मांग नहीं मानी। तो 40वें दिन जब हड़ताल टूटने के कगार पे आ गई कि अब नहीं, ये लोग सस्टेन नहीं कर पाएंगे, पैसे नहीं है घर में, खाने को नहीं है, तो हड़ताल टूटने वाली है, तो गांधी जी उस दिन उन्होंने निर्णय लिया कि मैं अनशन पे बैठूंगा, मैं भी भूखा रहूंगा। और अब मैं भूखा रहूंगा तो अब मिल मालिक जो लोग हैं वो गांधी जी के भक्त थे, उसमें से बहुत सारे लोग, सारा भाई, मफतलाल, ये जितने लोग थे गांधी जी को मानते थे। तो गांधी जी अगर अनशन पे बैठेंगे तो मानेंगे ही वो लोग, गांधी जी इस बात को जानते हैं। तो पर वो उस पे बैठने के पहले ये भाषण उन्होंने दिया जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। उसमें वो कहते हैं कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ ये बहुत अहिंसक काम नहीं है, मैं भूखा रह रहा हूँ, पर मैं भूखा रहने के पीछे मेरा मकसद ये है कि मैं दबाव बना रहा हूँ मिल मालिकों के ऊपर कि मैं मर जाऊंगा। अब आप मानो ये बात को, ये दबाव है, ये अच्छी बात नहीं है, ये भी एक तरह की हिंसा है, लेकिन फिर भी मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि इसके विकल्प ये है कि मैं अगर हड़ताल पे ना बैठूं, मैं अनशन पे ना बैठूं, तो ये हड़ताल टूट जाएगी। हड़ताल टूट जाएगी, उससे भी मुझे कोई लेना देना, मतलब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि मैंने इनको आश्वासन दिया है कि ईश्वर तुम्हारे साथ है। अगर इनकी हड़ताल टूट गई तो इनकी ईश्वर पे से आस्था हट जाएगी या कमज़ोर पड़ जाएगी। वो नहीं पड़नी चाहिए, वो कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं उनके भरोसा बना रहे ईश्वर में, इसलिए भी मैं हड़ताल पे बैठ रहा हूँ आज। ये बात लोग, इसका जिक्र नहीं होता, ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि गांधी मेरे हिसाब से ये मानते हैं कि भारत जो है वो अलग प्रकार का देश है, अलग प्रकार की सभ्यता है, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो हमारे है वो है यहाँ के साधारण लोगों में ईश्वर के प्रति आस्था, और इसको वो भारत की आत्मा कहते हैं, और इसको वो बहुत बड़ी बात मानते हैं, बहुत ताकत मानते हैं इसमें। तो ये ताकत खत्म नहीं होनी चाहिए, एक बात। फिर वो उसी लेक्चर में ये बात करते हैं कि भारत के 2 बड़े लोगों का जिक्र करते हैं। एक पंडित मदन मोहन मालवीय का, उनको वो कहते हैं ये बहुत बड़े शास्त्रों के ज्ञाता है। और दूसरे आदमी का जिक्र करते हैं बाल गंगाधर तिलक का, लोकमान्य तिलक का, कि इनके लिए लाखों लोग अपनी जान की कुर्बानी दे देंगे, इतने बड़े आदमी हैं। इन दोनों का जिक्र इसलिए करते हैं कि ये दोनों दक्षिणपंथी राइट विंग के लोग माने जाते हैं। कांग्रेस में हर तरह के लोग हैं, लेफ्ट ओरिएंटेड लोग भी हैं, उस समय भी है, और सेंट्रिस्ट भी हैं, और राइट विंगर्स भी हैं। तो ये राइट विंगर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि राइट विंगर्स के बारे में आज भी और उस समय भी ये माना जाता है कि ये लोग थोड़े धर्म को समझने वाले लोग होते हैं, धर्म के प्रति आस्था रखने वाले लोग होते हैं, इसलिए उनकी बात कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि ये 2 बड़े लोग हैं हमारे देश में, पर ये भी, शब्द महत्वपूर्ण है, भी, ये भी भारत को यूरोप जैसा ही हुआ देखना चाहते हैं। इस बात को अगर हम समझें तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि ये 2 बड़े लोग जो दक्षिणपंथी हैं, जो ईश्वर की बात करते हैं, जो धर्म की बात करते हैं, जो शास्त्रों के ज्ञाता हैं, ये भी भारत को यूरोप जैसा ही हुआ देखना चाहते हैं। और फिर वो कहते हैं कि तिलक महाराज ने 6 साल मांडले की जेल में कष्ट भोगा, बहुत कष्ट भोगा, लेकिन वो कष्ट को इस दृष्टि से भोगा
यूरोपियनों को दिखाने, अंग्रेज़ों को दिखाने कि हम भी तुम्हारी तरह शारीरिक कष्ट झेल सकते हैं, हम भी बहादुर हैं। लेकिन अगर वो ये कष्ट को इस दृष्टि से भोगते कि ईश्वर में आस्था रख के भोगते तो बात कुछ और होती। तो ये बात एक हो गई। दूसरी बात जो है जिस पे मैं ध्यान तुम्हारा दिलाना चाहता हूँ वो ये है, 1931 की शायद बात है, मुझे डेट्स अच्छी तरह याद नहीं रहती है। वो ट्रैवनकोर जा रहे हैं दक्षिण में राजा से मिलने, हरिजन यात्रा के दौरान। और ट्रैवनकोर में राजा से मिलने जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, रास्ते में बहुत सारे खेत हैं। तो गांधी जी को पता नहीं क्या होता है, वो गाड़ी रुकवाते हैं, खेत में जाते हैं और किसानों से पूछते हैं तुम्हारा राजा कौन है। तो किसान अपना काम छोड़ के खड़ा होता है और बोलता है पता नहीं कौन है, लेकिन असली राजा तो वो है। ठीक है। अब ये बात भी मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है। गांधी जी इस जवाब को सुन के बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं, उनको ऐसा लगता है, उनकी दृष्टि जो है वो अलग प्रकार की। इस बात को मैं रेखांकित करना चाहता हूं कि गांधी जी इस जवाब को सुन के बहुत खुश होते हैं कि देखो ये भारत का साधारण आदमी अपने राजा की परवाह नहीं करता, असली राजा उसको मानता है। तो इसलिए इस आदमी में निडरता पहले से विद्यमान है, ये पहले से निडर है, अपने राजा की भी परवाह नहीं करता। वो ऐसे उसको इंटरप्रेट करते हैं। हम और तुम और आज का कोई आधुनिक आदमी उसको देखता, या उस समय का भी कोई आधुनिक आदमी इस जवाब को सुनता तो वो बोलता यार इसको इतना भी नहीं मालूम, अपने राजा का नाम भी नहीं पता, इसका जनरल नॉलेज इतना पुअर है, इसको तो पढ़ना चाहिए, इसको हाँ स्कूल जाना चाहिए, इत्यादि इत्यादि, कि इसको इतना भी नहीं मालूम, अपने देश के राजा का नाम नहीं पता है, प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता है, इसको कुछ नहीं मालूम है, इसको स्कूल भेजो। गांधी जी कैसे देख रहे हैं, हम कैसे देखते हैं? मुझे ये बात में बहुत दम लगता है। तो गांधी जी ये मानते हैं कि जो मूल बात होती है वो हमारे देश के साधारण में पहले से है। आप लोगों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, किस लिए पढ़ाते लिखाते हैं? कि उनमें आत्मसम्मान जागे, उनमें आत्मविश्वास जागे, उनमें निडरता आए, उनमें अभय आए, उनमें सम्मान आए। इन चीज़ों के लिए पढ़ाते। जो मूल चीज़ें हैं, जो मौलिक चीज़ें हैं आदमी के कैरेक्टर की, चरित्र की, वो उसमें उभरे। तो गांधी जी देखते हैं कि यहाँ के साधारण आदमी तो पहले से है वो, और वो किस लिए, उसके पीछे क्या है? आस्था है ईश्वर में। ईश्वर में आस्था होती है तो ये सब अपने आप होने लगता है, उसका स्पिन ऑफ है। ऐसा वो देखते, ऐसा मैं देखता हूं, गांधी जी ऐसा देखते। तो ये भारत के साधारण की आस्था को वो एक बहुत बड़ी ताकत मानते हैं, है ना। आज के दिन क्या हो गया, हम सब चीज, मतलब हर चीज के दो पक्ष होते हैं ना। एक पक्ष वो होता है जो दिखाई नहीं देता, जिसको समझना पड़ता है, जिसको महसूस करना पड़ता है। तो मैं यही कह रहा था कि ये जो दो पक्ष हर चीज के होते हैं, एक करने वाला, दिखने वाला प्रत्यक्ष पक्ष, और एक जो अप्रत्यक्ष होता है, जो दिखाई नहीं देता। जैसे अर्थ और शब्द ही ले लेना, शब्द तो सुनाई देते हैं, शब्द दिखाई भी दे सकते हैं अगर तुम लिखो तो, लेकिन अर्थ जो है वो तो समझना ही पड़ता है, वो दिखाई नहीं देते। और ये जो दिखाई नहीं देते वो महत्वपूर्ण है। मैं इसका मतलब ये नहीं है कि जो दिखाई देता है वो बेकार है या उसका कोई महत्व ही नहीं है, लेकिन जो असल बात है, जो मूल बात है, वो अब ये जो दिखाई नहीं देता उसकी अर्थ महत्वपूर्ण है। शब्द तो इंगित करते हैं,
शब्द भाषा में होते हैं, अलग अलग भाषा में होते हैं, लेकिन अर्थ तो भाषातीत है। ये अलग बात है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक खास भाषा में ही होते हैं, और जैसे कि बहुत सारे अपने रंगों का ही ले लो, है ना। अब राजस्थानी में सफ़ेद रंग के 20 नाम हैं। अच्छा। मोतिया, दूधिया, तो दूध जैसा सफ़ेद, मोती जैसा सफ़ेद, ये दोनों सफ़ेद में फ़र्क है। अब ये किसी दूसरी भाषा में शायद ना हो, उसमें सफ़ेद ही बोला जाएगा, लेकिन राजस्थानी में सफ़ेद के कई अलग अलग हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन आम तौर पे जो हम शब्द जो है वो दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, और अर्थ नहीं दिखाई देते। और मुख्य, आपको शब्द आए और अर्थ नहीं मालूम है, और आपको अर्थ पता है पर आप उसको शब्द नहीं दे पाते, तो अर्थ महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब ये है, तुमने जो आस्था की बात की, आस्था के भी ये दो, आप आस्था को महसूस करते हैं क्या? आप आस्थावान हैं क्या? अब आप मंदिर जाते हैं या मस्जिद जाते हैं या गुरुद्वारा जाते हैं, ये तो उसका एक बाहरी पक्ष है। मैं तुम्हारा पाँव छूता हूँ, दबाव में भी छू सकता हूँ, दिखाने के लिए भी छू सकता हूँ, पर उसका मतलब ये नहीं हो गया कि मेरे अंदर सम्मान है तुम्हारे प्रति। दूसरा भी हो सकता है, मेरे अंदर तुम्हारे प्रति सम्मान हो और मैं तुम्हारा पाँव नहीं छू रहा हूँ, कोई भी कारणवश। तो पाँव छूना सम्मान का सूचक हो सकता है, पर ज़रूरी नहीं है कि उसके पीछे सम्मान हो। तो मुख्य बात पाँव छूने की है या सम्मान की है ना? तो ये आज की जो आधुनिक दुनिया है, उसका खेल यही है कि इसने सब कुछ बाहर लाके खड़ा कर दिया है। जो प्रत्यक्ष है, जो दिखाई देता है, जो सुनाई देता है, उसी को सारा महत्व दे दिया गया है, और ये भुला दिया गया है कि इसके पीछे कुछ जो असल बातें हो तो इसके पीछे है। ये छलावा चला जा रहा है। हमारी शिक्षा भी यही कर रही है, हमारी मीडिया भी यही कर रही है, हमारी व्यवस्थाएं भी यही कर रही है। अब जैसे आप ले लीजिए, मैं थोड़ी गंभीर बात करना, न्याय और फैसला, ठीक है, कई बार होता है, पुलिस वाला हो, जज हो, उसको कहीं ना कहीं ये लगता है कि यह आदमी को जो मैं बरी कर रहा हूं, इसने तो अपराध तो किया है, लेकिन मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है कि मैं इसको बंद कर दूं या इसको सजा दे दूं। उसको अंदर से मालूम है कि यह आदमी दोषी है, लेकिन उसको छोड़ना पड़ता है। दूसरा भी होता है, आपको पता है ये आदमी निर्दोष है, लेकिन सारे प्रमाण उसके अगेंस्ट में है, तो आपको उसको सजा देनी पड़ती है। तो फैसला एक चीज है, न्याय दूसरी चीज है ना। ये भी गांधी जी के एक वाक्य से समझ में आएगा। 17 की बात है, ये गए थे चंपारण, वहाँ के लोगों ने बुलाया इनको, गए, वहाँ गए, अरेस्ट हो गए, सेक्शन 144 लगा हुआ था, ऐसा कोर्ट में लाया गया, सेशंस कोर्ट में शायद। तो वो कोर्ट वाला जो जज था, अंग्रेज था, उसने गांधी जी से पहला प्रश्न पूछा, मिस्टर गांधी, डू यू प्लीड गिल्टी? क्या अपना दोष स्वीकार करते? तो गांधी जी ने कहा, यस माय लॉर्ड, यस माय लॉर्ड, आई एम गिल्टी। फिर थोड़ा देर रुक के बोलते हैं, बट अकॉर्डिंग टू योर लॉ। ठीक है, बट इज इंपॉर्टेंट, बट अकॉर्डिंग टू योर लॉ, आपके कानून के अनुसार मैं दोषी हूं। और फिर इस एक बात को बोल के वो कानून की दहरी से बाहर कर लेते हैं अपने आप को, और फिर अपना केस, अपनी बात को रखते हैं। उस बात की बैठक क्या है? अंग्रेजों का कानून नहीं है। हर बात की एक बैठक होती है ना, माने फाउंडेशन होती है,
जिस पे खड़ी होकर आप अपना तर्क देते हैं, तर्क की फाउंडेशन होती है। तो ये जो अपनी फाउंडेशन को कानून, अंग्रेज़ों के कानून से अलग करके अब अपनी बात करते हैं, तो उसकी फाउंडेशन क्या है? उसकी फाउंडेशन है विधान। विधान क्या होता है? जो आदमी ने नहीं बनाया है, जो ईश्वरीय है, जो व्यापक है, जो है, जिसको हम और आप समझते तो हैं, बोलते नहीं है बहुत बार, वो न्याय है। तो उसकी दहलीज पे खड़े होकर के फिर ये अपनी बात रखते हैं, ये ऐसे हुआ, मैंने ये किया, सारी बात अपनी रखते हैं। और उसके बाद जज से कहते हैं, अब देखो इसमें पावर अपने पास आ गया गांधी के पास। अब जज से कहते हैं कि नाउ माय लॉर्ड यू हैव टू चॉइसेस, आइदर गिव मी द हाईएस्ट पनिशमेंट अंडर योर लॉ, और इफ यू एग्री विथ मी then step out from that, leave that chair and come and stand next to me. तो मैं बात कर रहा हूं विधान की, आप बात कर रहे हैं कानून की। बड़ा कौन है? विधान, है ना? तो मैं बात करता हूं अर्थ की, आप बात कर रहे हैं शब्द की। बड़ा कौन है? अर्थ। मैं बात कर रहा हूं सम्मान की, आप बात कर रहे हैं पांव छूने की। बड़ा कौन है? भाव बड़ा है या वो एक्शन बड़ा है? एक्शन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। एक्शन के पीछे क्या है? भाव है। तो आस्था में भी वही बात है। आस्था एक भाव है, एक विश्वास है ना। क्या है वो? जब आप ये महसूस करते हैं, जब आप इसको पहचानते हैं, ये मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं शुरू में ही कह दिया, क्योंकि मैं तो बहुत ही एक अलग तरह के आधुनिक बैकग्राउंड का आदमी हूं ना। मेरी परवरिश ऐसे ही परिवार में हुई जहां बहुत लेफ्ट का बहुत प्रभाव था, सोशलिज्म का बहुत प्रभाव था, मतलब विचारधाराओं का। महिलाओं में कम था, पुरुषों में ज्यादा था। महिलाएं तो बेचारी छुप छुप के अपने पूजा पाठ करती थी। उनको डर लगता था कि पुरुष रोकेगा, ये तो अनसाइंटिफिक है, ये तो दुखियानुसी चीज है। पर करती थी, छुप छुप के करती थी, सहम के करती थी। डॉक्टर लोहिया हमारे घर आते रहते थे, घर के सदस्य जैसे थे, तो वो प्रभाव बहुत हावी था। और कलकत्ते का माहौल, कलकत्ते का तो बहुत ही, मतलब अंग्रेजों ने तो सबसे पहले तो कलकत्ते को ही प्रभावित किया ना, 19वीं शताब्दी के शुरू से, बल्कि उसके भी पहले से। तो कलकत्ते में तो अंग्रेजियत का बहुत प्रभाव था। उसी वो अंग्रेजियत से वामपंथ का, सोशलिज्म का एक संबंध है। इसको भी समझना चाहिए हम लोगों को। मैं गलत सही कुछ नहीं कह रहा हूं, पर एक संबंध है ना। तो वहां उस माहौल में मैं बड़ा हुआ। और फिर इसमें ऐसे एक आपको विरासत में मिल जाता है कि भाई साइंस बड़ी चीज़ है, मॉडर्न साइंस बड़ी चीज़ है, और मैथ्स बड़ी चीज़ है, और फिज़िक्स केमिस्ट्री बड़ी चीज़ है, लॉजिक बहुत बड़ी चीज़ है, रैशनल होना बहुत बड़ी चीज़ है, लेफ्ट ऑफ सेंटर सोचना बहुत, सर्वहारा के बारे में सोचना बहुत बड़ी चीज़ है। ये मिल जाता है। सर्वहारा क्या होता है पता नहीं होता, मैं कौन हूँ पता नहीं होता, लेकिन बस ये पी लेते हैं हम लोग, बच्चा पी लेता है। तो मैं उस बैकग्राउंड से आया, तो मैं तो ये धर्म, अध्यात्म और ये सारी आस्था, और वो ये लोग गांधी जी को भी इन्होंने सेक्युलर बना दिया, है ना। तो मैं उस माहौल में आया। तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि मेरी यात्रा ये रही कि जब मैंने धर्मपाल जी के मार्फत, गांधी जी के मार्फत, मेरे को ये लगा कि यहाँ का भारत का जो साधारण है, जिसकी मैं थोड़ी देर पहले बात किया, जिसने वो गांधी जी को कहा कि असली राजा तो वो है। तो मैं भी जब भारत के साधारण को देखने लगा, ठीक से देखने लगा, तो मुझे ये एक एहसास हुआ कि भारत का साधारण आज भी इतने सारे प्रदूषण के बावजूद, इतने सारे आधुनिक प्रभावों के बावजूद, ये सब कुछ हुआ है, उसमें उसका भी नुकसान हुआ है, या उसमें भी प्रदूषण फैल गया है,
पर उसके बावजूद भारत का साधारण, भारत के पढ़े लिखे से ज़्यादा मूल्यवान जीवन जीता है, मूल्यों से जीता है। वो झूठ बोलता होगा, लेकिन उसको झूठ बोलते हुए कहीं एक संकोच होता है साधारण को कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये गलत कर रहा हूँ। वो चोरी करता होगा, लेकिन उसको संकोच होता है चोरी करते हुए। वो बहुत सारे गलत काम करता होगा, लेकिन कहीं उसको मन में एक ग्लानि का भाव होता है। ये जो पढ़ा लिखा है, ये तो धड़ल्ले से झूठ बोलता है। इसकी तो झूठ की परिभाषा ही बदल गई है। आज के पढ़े लिखे लोगों की जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे, उनका सीवी उठा के देखो, बायोडेटा उठा के देखो, उसमें मेरे हिसाब से 50% झूठ होता है। ये जितने तथाकथित बुद्धिजीवी आप जिनको बहुत प्रेम से सुनते हैं टीवी पे और पढ़ते हैं, धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं, पर झूठ बोलने में उन्होंने महारत हासिल की है। और कभी कभी उनको झूठ झूठ लगता भी नहीं है, वो उसको भी जस्टिफाई करते हैं या लगता ही नहीं है। ये हमारी ट्रेनिंग हो गई है। ये जितने बड़े बड़े अपराध होते हैं, बड़े बड़े बेईमानियां होती हैं, कोई साधारण आदमी करता है या पढ़ा लिखा करता है? तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैंने जब ये देखना शुरू किया कि भारत का साधारण जो है वो ज़्यादा मूल्यवान चीज, ज़्यादा लोगों को मदद करने में उसके लिए आसान है। घर में कोई आएगा, उसको खाना खिलाना बिना बोले कोई आ गया, गांव का आदमी है और भूखा नहीं मर रहा है, ठीक ठाक जीवन जी रहा है। उसके यहाँ कोई आगंतुक आ गया, कोई अजनबी आ गया, कोई अतिथि आ गया, उसको खाना खिलाने में अच्छा ही लगेगा ज़्यादातर समय। शहर वाले के यहाँ कोई आ जाए बिना बोले, उसकी परेशानी हो जाती है, कैसे खिलाऊं यार, पहले तो बताया ही नहीं उसने। तो वो ये वेट करेगा कि ये जाए तब हम खाएं। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब ये मुझे दिखाई देने लगा तरह तरह से, तो मैंने बोला कि बात क्या है, ऐसा क्यों है, क्या है कि ये मेरे से ज़्यादा ठीक है। एक व्यक्ति, एक जिसको ह्यूमन वैल्यूज बोलते हैं, उसके मापदंड के अनुसार। तो मुझे तो एक ही बात पकड़ में आई कि ये आस्थावान है, मैं आस्थावान नहीं हूं। ये इसको आस्था है। क्या चीज में आस्था है, कैसी आस्था है, वो आस्था है। चाहे वो गंगा में नहा रहा है तो आस्था की वजह से नहा रहा है, मंदिर जा रहा है, नहीं जा रहा है, आस्था है उसमें। ये आस्था बड़ी चीज। तो मैंने आस्था को देखना शुरू किया। कैसे देखा? तो मुझे एक ही चीज समझ में आई कि ये जो हम इतना अहंकार पाले हुए हैं, मैंने किया, मैं हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं, मैं आईआईटी से हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं पत्रकार हूं, कितना अहंकार पाले हुए हैं हम। अरे भाई, तुमने क्या किया? अगर तुमको अच्छी शक्ल भी मिली है तो तुमने क्या किया? उसका अहंकार तुम कैसे कर सकते हो? तुमने क्या किया उसके लिए? ये तुमको मिला है ना। या तुमको मान लो तुम्हारी बुद्धि ही बहुत तीक्ष्ण है, तुमको बहुत याद रह जाता है, तो तुमने क्या किया? तुम कैसे उसकी क्रेडिट ले सकते हो? ये तो गिवन है तुमको, तुम उसको स्वीकार देखना भी नहीं चाहते। जो चीज तुमको मिली है उसको तुम अपना मान करके उस पर इतना अहंकार कर रहे हो। तो ये जो डूअरशिप है टोटल, ये करता मैंने किया। मैं यहां से दिल्ली जाता हूं, तुम बोलो कि सब पवन जी आपको दिल्ली जाने का प्रोग्राम बना लीजिए, और तुम बोलो कि तुम आपके पास सारी जानकारियां हैं, आप ढूंढिए और अपना प्लानिंग कीजिए दिल्ली जाने की। तो मैं सारा कंप्यूटर पे और सब तरह की रिपोर्ट्स लेकर के और प्लानिंग करता हूँ कि साहब इस रूट से जाऊँगा, इस सड़क से जाऊँगा, इस समय जाऊँगा, गाड़ी से जाऊँगा, घोड़े से जाऊँगा, हवाई जहाज से जाऊँगा, पैदल जाऊँगा। सारी प्लानिंग कर ली और मैं दिल्ली के लिए निकल पड़ता हूँ। ज़रूरी है मैं दिल्ली पहुँच जाऊँ।
कोई ज़रूरी नहीं है। हम्म, लेकिन जब मैं दिल्ली पहुंच जाता हूं तो छाती ठोकता हूं, मैंने प्लानिंग की, देखो मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा, इतना ऐसा हूं मैं, अहंकार। और जब नहीं पहुंच पाता तो फिर ढूंढता, अरे मैं क्या करता, वो रास्ता टूट गया था, मैं क्या करता वहाँ एक्सीडेंट हो गया था, मैं क्या करता वहाँ चक्का जाम हो गया था। अरे भाई आप तो इतनी बड़ी तोप चीज है, पहले सोचते, राइट। तो मुझे ये समझ में आया, अभी है, हाँ चल रहा है। मुझे ये समझ में आया कि हर व्यक्ति को कुछ चीजें मालूम है और बहुत कुछ है जो मालूम नहीं है उसको। ये व्यक्ति के भी स्तर पे है और व्यापक समाज के भी स्तर पे है। हम लोगों को बहुत कुछ मालूम है, पर उसका एक अनंत का क्षेत्र है, इनफाइनाइट क्षेत्र है जो हमको मालूम नहीं है। और यह भी नहीं मालूम है कि हमको मालूम नहीं है। जब मालूम होता है तभी मालूम होता है, उसके पहले वो अज्ञात के क्षेत्र में रहता है। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको मालूम होता है कि आपको मालूम नहीं है। जैसे ये कैसे बनता है, आपको नहीं, आपको मालूम है कि आपको मालूम नहीं है कि ये कैसे बनता है ना। पर ये मालूम कर सकते हो। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मालूम ही नहीं है कि आपको मालूम नहीं है। ये गहरी बात है। और वो क्षेत्र इनफाइनाइट है, अनंत है। उसमें से बीच बीच में से कभी कभी हमको कुछ कुछ मालूम हो जाता है ना। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो जो अज्ञात का क्षेत्र है वो कम होता है, वो फिर भी इनफाइनाइट ही रहता है। इनफाइनाइट में से कुछ भी निकालो, वो फिर भी इनफाइनाइट ही रहता है। इसका प्रमाण क्या है कि मैंने महसूस किया, ये मैं आप सब बार बार कह रहा हूं, ये मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं तुम पे थोप नहीं रहा हूं कि तुम भी मानो कि जो भी कुछ जीवन में होता है, जिसको हम नाम देते हैं ये अच्छा हुआ, नाम देते हैं बुरा हुआ, ये दोनों बस हो जाता है। चलते चलते आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आपने बहुत सावधानी से चल रहे हैं, पांव फिसल गया, ठीक है। ये अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है जो हमको चारों तरफ से घेरे हुए है। संयोग से कोई आदमी मिल जाता है और आप कोई काम करने जा रहे थे और वो आदमी, उसको मिलने की वजह से वो आपका काम हो जाता है। तो अच्छा बुरा दोनों, बहुत सारे अगर अपने विगत को ध्यान से देखेंगे तो सब आदमी को पता चलेगा अच्छा बुरा दोनों ये कई बार अचानक हो गया, है ना। ये जो अचानक हो गया ये अनसर्टेनिटी। सो अनसर्टेनिटी प्रिवेल्स। अनसर्टेनिटी इज अ manifestation of the unknown into the known। ये जो ज्ञात का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में अनसर्टेनिटी बीच बीच में, अपना अज्ञात बीच बीच में अनसर्टेनिटी के मार्फत अपना प्रदर्शन करते रहता है, अपना प्रकटीकरण करते रहता है। ये अंग्रेजी में कहावत है ना, देयर इज मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। कि ये कप यहां से उठा के जीभ तक, होठ तक ले जा रहे हैं, उसके बीच में देयर मेनी अ स्लिप, कभी भी स्लिप कर सकता है। ये अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी इज, वो मैनिफेस्ट करती है या नहीं करती है वो हमको नहीं पता, तभी तो वो अनसर्टेनिटी है। तो फिर आप जब अपने को देखते हैं कि मैं ये हूं, फला हूं या फला काम किया है, और आप
अगर सोचने बैठे ईमानदारी से और संवेदनशील होके कि इसमें आपने कितना किया और कितना हुआ, तो आप पाते हैं कि बहुत कुछ हुआ, आप तो सिर्फ निमित्त मात्र थे। जब ये बहुत अच्छी तरह एहसास होता है इसका डीप डाउन, तो आप इसका प्रतिफलन है आस्था, इसका प्रतिफलन है कृतज्ञता। ये मैं अपनी बात कर रहा हूं कि भाई हम जो इतना क्रेडिट दे रहे हैं अपने आप को, ये तो ठीक नहीं है, सही नहीं है कोई भी चीज के लिए। तो आपको ये दो अज्ञात दिखाई देता है, आपको ये दिखाई देता है कि ये सब हो रहा है, आपने उसमें एक रोल, आपने भी एक रोल प्ले किया, पर आपने ही सब कुछ किया, ये गलत है। ये ही और भी का जो भेद है ना, ये महत्वपूर्ण है। आज की शिक्षा, आज का जमाना भी को भूल गया है। वो ही उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। इसलिए कोई बात करता है तो आप तो दिमाग चलता है ये लेफ्ट विंग है या राइट विंग है। अरे वो कोई विंग नहीं है भैया, ये सोच ही नहीं सकते। अब गांधी जी को भी ऐसे, अब आप गांधी जी को इसलिए उसको तराश देते हैं कि ये तो इनको, कोई बोलता है इनको सेक्युलर बनाओ, कोई बोलता है इनको हिंदूवादी बनाओ, क्योंकि उनका दिमाग ही दो कटघरों में बंट गया है, ही वाला दिमाग, ऐसे आइदर और, आइदर और। जबकि वास्तविकता है आइदर एंड और, ये भी वो भी, उसका संतुलन बीच बीच में कम ज्यादा होते रहता है। और ये इसकी हम लोग शुरुआत कर देते हैं स्कूल में, इस दिमाग को बनाने की। कैसे कर देते हैं? हम जब बच्चे थे हमने किया है, अंग्रेजी की क्लास में भी किया, हिंदी की क्लास में भी किया। हम लोगों के ग्रामर में एक पढ़ाया जाता ऑपोजिट, विपरीतार्थ। तो बोलते थे दिन, तो हम लोग लिखते थे रात, हमको 100 में 100 मिल जाता था। फिर बोलते थे सुबह, हम लिखते थे शाम, 100 में 100 मिल जाता था। फिर लिखते थे पिता, हम लिखते थे माता, 100 में 100 मिल जाता था। फिर लिखते थे स्त्री, हम बोलते थे पुरुष, 100 में 100 मिल जाता था। लड़का लड़की, 100 में 100 मिल जाता था। भाई लड़का लड़की, माता पिता, स्त्री पुरुष, ये क्या विपरीत है? ये जरूरी बात है ना? आप बचपन से ये दिमाग बना रहे, तो दिमाग ऐसा बन जाता है कि लेफ्ट राइट। अब आपको दिखाई नहीं देता कि ये लेफ्ट राइट एक ही थाली के चट्टे बट्टे। गांधी जी जो कह रहे हैं कि मालवीय जी और तिलक महाराज और ये राइट विंगर्स भी भारत को यूरोप जैसा ही बना देखना चाहते हैं, साथ में ये भी है ब्रैकेट में कि ये जो लेफ्ट विंगर है वो तो देखना चाहते ही है वैसा, ये भी वैसा ही देखना चाहते हैं। हमारे दिमाग में है कि ये लेफ्ट है, ये राइट है। है ना? आंदोलन होते हैं, आंदोलन की बैठक क्या है? आधुनिक विकास उसकी बैठक में है कि नहीं है? प्राथमिकता दी जाती है। यहाँ भाई हमारे यहाँ टेरी डैम बना उत्तराखंड में, बहुगुणा जी बरसों बरसों उसके अगेंस्ट में बैठे रहे धरने पे। यहाँ का मैंने तो नहीं देखा कि यहाँ का लोकल आदमी उनको सहयोग दिया। मैं इंडिविजुअल्स की बात नहीं करूंगा, व्यापक रूप में यहां उनके साथ जन समर्थन नहीं था, क्योंकि सबको अच्छा लगता था विकास होगा, बिजली आएगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा
और उनको जिनको विस्थापित किया गया उनको देहरादून के पास जमीन मिल गई, वो तो खुश थे। कोई बूढ़ी बुजुर्ग औरत ना खुश होगी, कोई बूढ़ा बुजुर्ग ना खुश होगा, क्योंकि उसको पहाड़ों में रहने, अपने घर में रहने का एक चाम था, उसको अच्छा लगता था। उनकी कौन सुनता है? जो नौजवान था उसको तो लगा वाह बढ़िया हो गया। तो ये आधुनिक विकास, ये कपड़े लत्ते, ये गाड़ी घोड़ा किसको अच्छा नहीं लगता? अंग्रेजी लेफ्ट को भी अच्छा लगता है, राइट को भी अच्छा लगता है। झगड़ा, क्या चीज का झगड़ा हो रहा है? तो नाटक है। गांधी जी का नाम सब जपते हैं, उससे क्या हो जाता है? आप बैठ करके मंदिर जाते हैं, इसका मतलब आप में आस्था है? जरूरी नहीं है। मस्जिद जाते हैं, इसका मतलब आप में आस्था है? जरूरी नहीं है। गांधी जी का नाम जपते हैं, इसका मतलब आप गांधी जी को समझते हैं? जरूरी नहीं है। मैं तो नहीं मानता कि समझते हैं। तो ये मतलब हम लोगों को प्रत्यक्ष के पीछे देखने की एक दृष्टि पैदा करनी पड़ेगी, अगर आप समझना चाहते हैं तो। जो दिखाई देता है उसके पीछे, और मैं षड्यंत्र की बात नहीं कर रहा हूं कि साहब ऊपर वो जो बंबई में भी नाटक चल रहा है, ऊपर से क्या दिखाई देता है, उसके पीछे क्या दावपेच है, वो भी एक बात है, लेकिन मैं मौलिक बात कर रहा हूं। ये जो जिस जमाने में आप और हम रह रहे हैं, ये जमाने में, ये आधुनिक जमाना है, ये आधुनिकता में हम रह रहे हैं। इस आधुनिकता में सारे सिस्टम, हिंद स्वराज में गांधी जी ने क्या किया भाई? ये जो व्यवस्था है जो आदमी ने बनाई है, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, कानून की व्यवस्था हो, ये जो आपके गवर्नेंस की व्यवस्था हो, या तकनीक की व्यवस्था हो, ये 5 व्यवस्थाओं की तो उन्होंने उसको दिखाया है कि ये कितनी छली है, जो बोलती है उससे विपरीत करती है। ये बात उसमें दिखाई है ना। और दूसरी तरफ ये बात दिखाई है कि भारत की जो सभ्यता है, उसकी जो मूल अवधारणा है, वो ज्यादा मानवीय है। मुझे तो ऐसे ही समझ में आती है हिंद स्वराज, राइट? तो ये जो आधुनिक व्यवस्था है, इससे किसको प्रॉब्लम है आज के दिन? लेफ्ट को प्रॉब्लम है, वो भी तो संविधान की दुहाई देते, राइट भी संविधान की दुहाई देते, और जो संविधान बनाने वाले थे वो कुछ और बोलते थे। आज किसकी हिम्मत है कि इस संविधान को चैलेंज करे? क्योंकि जैसे ही संविधान को चैलेंज करोगे, अंबेडकर जी चैलेंज हो जाते हैं। उनके अंबेडकर जी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। मतलब हम कितने उलझ गए हैं, क्योंकि हम खाली बाहर को देख रहे हैं। तो ये आधुनिकता के छलावे से जब तक हम दूर नहीं होंगे ना, मुझे नहीं लगता ना गांधी जी को समझ पाएंगे, ना भारत को समझ पाएंगे। ये तो हमको उलझा दिया। अभी जैसे हम थोड़ी देर पहले तुमको बता रहे थे, ये देखो आधुनिक मूल्य क्या है आज के। मैं तो 3 ही मूल्य समझता हूँ आधुनिक मूल्य, जिसकी सब कोई झंडा उठा के चल रहे हैं। जो भी अपने आप को जरा तोप मानता है, पढ़ा लिखा मानता है, अवेयर मानता है, संवेदनशील मानता है आधुनिक सेंस में, वो 3 चीज, इक्वालिटी, राइट और फ्रीडम, समानता, है ना, अधिकार और आज़ादी। मैं स्वतंत्रता नहीं कहूँगा, स्वतंत्रता अलग चीज होती है, इसी की बात होती है ना, फ्रीडम राइट इक्वालिटी, फ्रीडम राइट इक्वालिटी। क्या है फ्रीडम? पूछो सर्वे करके, भाई आपका मतलब क्या है फ्रीडम से? 99% लोग बोलेंगे जैसी मर्जी वैसा मैं जीना चाह, जैसे मेरी मर्जी वैसा मैं जी सकूं, ये मेरा फ्रीडम है। ये संभव है क्या? आपको गाना गाना है और मुझे जो है सोना है, तो या तो आप गाना गाइए या मैं सोऊंगा।
दोनों तो आपका फ्रीडम मेरे फ्रीडम के टकराव में आएगा। आपका फ्रीडम है कि यहाँ कश्मीरी पंडित नहीं रहे, और मेरा फ्रीडम है कि मैं यहाँ का हूं, मैं रहूंगा। क्या है फ्रीडम भाई? कोई डेफिनेशन ही नहीं है। और सबको अच्छा लगता है, क्योंकि किसको अच्छा नहीं लगता अपनी मर्जी से जीना। तो आपने सबको एक नशे की घुट्टी दे दी, सब फ्रीडम फ्रीडम करने लगे। फ्रीडम है नहीं, झगड़ते रहो। अच्छा सबको लगता है। ये बहुत गहरी बात आपने बोली, कि सब मानते हैं कि फ्रीडम है 1947 के बाद। तो इसी को मान लिया गया कि अंग्रेज़ चले गए हैं, वो हमारे ऊपर शासन करने वाले जो बाहर के लोग थे वो चले गए, हमारी आज़ादी हमें मिल गई है। बिल्कुल बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। देखो, अब तुमने ये बात छेड़ी है तो मुझे याद आ गया, 1942 की बात है या 44, फिर मुझे याद, डेट्स बहुत अच्छी तरह याद नहीं रहती, पर शायद 42 की ही बात है। अमेरिकन राष्ट्रपति हुए थे उस समय, थे रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। मतलब मैं उनको सबसे आधुनिक, अमेरिका का एक सशक्त राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट हुआ, जिसने कि अमेरिका को, मतलब ये अंग्रेज़ों की तो ताकत ढल रही थी और अमेरिकन ताकत बढ़ रही थी। उस समय के वो राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अमेरिका को उस तरह का बनाया। और ये बात समझ में कहीं आई होगी कि भाई दूसरे देशों पे अगर राज करना है तो हथियार के बल पे, जो पुराना तरीका था कि वहाँ जाकर राज करो सेना के बल पे, हथियार के बल पे, वो अब संभव नहीं है। अब दुनिया बदल रही है तो वो संभव। तो अब हम कैसे शासन करेंगे, कैसे दुनिया को चलाएंगे? तो हम संस्थाओं के बल पर, व्यवस्थाओं के बल पर चलाएंगे। उसमें हथियार भी रोल प्ले करेगा, लेकिन सिर्फ हथियार से नहीं होगा। अब संस्थाओं, अब जरा ज़्यादा होशियार होकर करना पड़ेगा, दिमागों को बदल के होगा। व्यवस्थाओं और संस्थाओं से वो काम होगा। उसमें इनकी बड़ी भूमिका है रूजवेल्ट की। तो रूजवेल्ट 42 में अमेरिका का जो राजदूत, इंग्लैंड का जो राजदूत है अमेरिका में, उसको व्हाइट हाउस में बुलाता है। और फ्रैंकलिन रूजवेल्ट उस राजदूत को ये कहते हैं कि आप भारत को कब आज़ाद करेंगे, ये तो आपका निर्णय है। आज करें, कल करें, कब करें, लेकिन मेरी एक हिदायत है आपको कि आप जब भी करें, यू मेक श्योर दैट इंडिया स्टेज इन द वेस्टर्न ऑर्बिट। ये वेस्टर्न ऑर्बिट का मतलब क्या है? मेक श्योर दैट इंडिया स्टेज इन द वेस्टर्न ऑर्बिट। मतलब हम, हमारी संस्थाओं, हमारी व्यवस्थाओं को वो स्वीकार करते हुए अपना कामकाज चलाएं। हमारे जो हम विचार बनाते हैं, उस विचारों के प्रभाव में वो अपना जीवन चलाएं। फ्रीडम की बात अगर हम करते हैं तो वो भी उसी फ्रीडम की परिभाषा को स्वीकार करें। हम अगर राइट्स की बात करते हैं तो वो भी राइट्स की भाषा को स्वीकार करते हुए चलाएं। हम अगर इक्वालिटी की बात करते हैं तो वो भी इसी परिभाषा को अपनाएं। गांधी जी के लिए फ्रीडम का वो स्वतंत्रता और स्वराज की बात करते थे, और स्वतंत्रता और ये फ्रीडम की परिभाषा में जमीन आसमान का फर्क है। स्वतंत्रता एक सच्चाई है, एक सत्य है, और फ्रीडम सिर्फ एक कल्पना है, एक आइडिया है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। जैसा मैंने कहा, फ्रीडम आपका है सोएंगे, हमारा फ्रीडम है हम नाचेंगे, तो हम नाचेंगे, आप सो नहीं सकेंगे, मर्जी की बात है। स्वतंत्रता है कि मैं अपने स्व को समझ करके, मेरी मर्जी नहीं चलती भाई, मेरी मर्जी है मैं उड़ूं, मैं नहीं उड़ सकता ना। पक्षी उड़ सकता है, मैं नहीं उड़ सकता। मनुष्य हूं, मशीन होगी तो शायद उड़ लूंगा, बिना मशीन के मैं नहीं उड़ सकता। पर बिना मशीन के मैं तैर सकता हूं, भले ही मुझे तैरना आए या ना आए। मुझे तैरना नहीं भी आए, पर क्योंकि मैं मनुष्य हूं
तो मुझे ये मालूम है कि मैं तैर सकता हूं अगर मैं सीख लूं तो, पर मैं कितना भी सीखूं मैं उड़ नहीं सकता। ये वास्तविकता है ना। तो इस वास्तविकता को ध्यान में रख करके, मेरी वास्तविकता और इस पूरे संसार की अस्तित्व की वास्तविकता को ध्यान में रख करके जब मैं उस अनुसार जीता हूं तो मैं स्वतंत्र होता हूं। मैं अगर अपने शरीर को समझूं और भोजन को समझूं तो फिर मैं वैसा भोजन करूंगा जो मेरे शरीर के स्वास्थ्य के अनुकूल हो, तो मेरी स्वतंत्रता है। और मैं अपने जीव के ही आधार पे कि मुझे स्वाद अच्छा, मेरी मर्जी है मैं खाऊं, मेरी मर्जी है मिर्चा खाऊं, मेरी मर्जी है मीठा खाऊं, मेरी मर्जी है, मर्जी से खाऊंगा तो कोई जरूरी नहीं है कि आप स्वस्थ रहेंगे। मर्जी से जी सकते हो, कोई रोक नहीं है, पर मर्जी से तुम स्वस्थ हो जाओगे जरूरी नहीं है। पर अगर अपने शरीर को और भोजन को समझ करके उसकी जो व्यवस्था है उसको समझ करके खाओगे तो तुम स्वस्थ रह सकते। और उसका कोई जीभ से बैर नहीं है, पर आपकी प्राथमिकता होगी स्वास्थ्य, और फिर उसके ऊपर उसको कैसे स्वादिष्ट बनाया जाए। तो प्रायोरिटी किसकी होगी? स्वास्थ्य की। उसके ऊपर आप स्वाद को के ऊपर काम कीजिए। लेकिन स्वाद को अगर अपने प्राथमिकता दे दी तो जरूरी नहीं है कि वो स्वस्थ होगा कि नहीं होगा। है ना? तो आज की आधुनिक दुनिया में जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि जो बाहरी है, जो दिखाई देता है, जो सेंसोरियल है, वही है। आप अपने मर्जी से खाइए, और अगर आप बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टर तो है ही। तो आपको बोला जा रहा है फ्री है, क्या चीज में फ्री है? जो मन भी आओ खाओ। कौन रोकेगा? आप बीफ खाना चाहते, बीफ खाइए। कौन होता है रोकने वाला? है ना? आप कूड़ा खाना चाहते हैं, खाइए। कौन रोकेगा? आप रोकेंगे तो फिर आपके फ्रीडम में बाधा पहुंच रही है। ठीक है? यही फ्रीडम है ना आज की दुनिया में। और अगर आप बीमार पड़ते हैं तो फिर डॉक्टर है। तो आपका फ्रीडम इधर ही तक सीमित है। ये जो दूसरा सोच है वो ये है कि आपको समझाया जाए आपका शरीर कैसा है, भोजन कैसा है, भोजन के साथ आप उसका संबंध कैसा होना चाहिए, और फिर आप अपने समझ के अनुसार खाना खाइए। इसमें आपको डॉक्टर की जरूरत कम पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो पावर, शक्ति किसके पास आई? मेरे पास आई। इस फ्रीडम में शक्ति किसके पास है? डॉक्टर के पास है, व्यवस्था के पास है। पर आप भ्रम में रहते हैं कि मेरा फ्रीडम, मेरा फ्रीडम, मेरा अधिकार। ये लेफ्ट भी कर रहा है, ये राइट भी कर रहा है। और आप पढ़े हुए नहीं साहब, मैं तो लेफ्टिस्ट हूं। वो बोलता नहीं साहब ये लेफ्टिस्ट सब लुच्चे हैं, मैं राइटिस्ट हूं। ये बहुत गहरी और महत्वपूर्ण बात आपने बताई, जो मुझे लगता है पूरे देश में ऐसी बात करने वाले जो भी हैं मैं नहीं जानता, पर मैं सिर्फ आपको जानता हूं जो ऐसी बात से सुनी है, जिन्होंने इतनी गहराई से स्वतंत्रता का और फ्रीडम के बीच में जो डिफरेंस है और उसका हमारा तालमेल वेस्ट के साथ और हमारे साथ कैसे बैठाया गया है, फ्रीडम का और स्वतंत्रता का। हाँ, तो वेस्ट तो चाहता ही नहीं। वेस्ट तो देखिए उनको कंट्रोल करना है, और उन्होंने बहुत हद तक कंट्रोल, सबसे बड़ा कंट्रोल तो है कि सांस्कृतिक रूप से तो वो जीत ही गए, अभी तो जीते हुए ही हैं। उनकी भाषा को आपने अपना लिया। हर बच्चा अंग्रेजी बोलने को ललायत है। उसको माँ बाप से लेके टीचर जब तक यही बोलते हैं कि अंग्रेजी नहीं सीखोगे तो तुम पीछे रह जाओगे। ये पीछे क्या होता है कोई डिफाइन नहीं करता।
आगे क्या होता है कोई डिफाइन नहीं करता। एक वेग सा सपना दे दिया सबको। वो सपने में ये है कि तुम अपनी पहचान बनाओ। ये पहचान क्या होती है? बड़े होके क्या बनोगे? तो वो बोलता है मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। अरे वो तो काम है। डॉक्टर बनना थोड़ी ना, डॉक्टरी तो करना होता है। कभी कभी करोगे, 8 घंटे करोगे, बाकी टाइम। तो इसी पूरा चक्कर ऐसा चला हुआ है कि ये जो दिखता है, जो करा जाता है, जो डूइंग है, और जो डूइंग और अपियरिंग है, जो दिखता है, जो करते हैं, उस पे सारा फोकस हो गया। तो दिन भर आधुनिक आदमी नाटक करता है, बड़े से बड़ा आदमी नाटक करता है। क्योंकि उसकी पहचान उसमें है। हिंदुस्तान का आदमी, विदेश में भी होता होगा, मुझे ज्यादा पता नहीं है, पर मैं मानता हूं कम होता है। यहां का आदमी कोई पीएचडी कर लेता है ना, तो जब तुम उससे पूछो नाम क्या है साहब आपका, बोले मैं डॉक्टर पवन गुप्ता हूं। अरे यार, तुमसे नाम पूछा है, तुम्हारी पदवी पूछी क्या, तुम्हारी डिग्री पूछी क्या? उसको लगता है मैं डॉक्टर जब तक नहीं बोलूंगा तो मैं तो फिर कुछ रहा ही नहीं, गधा हो गया। उसने अपने को इतना सीमित कर लिया कि वो डॉक्टर में ही घुस गया। वो ये जो गाड़ियां चलती है अपने देश में, कोई लिखा ये ग्राम पंचायत सदस्य, डीएम। हाँ, आजकल मैं देखता हूं एनजीओ का डायरेक्टर भी लिख के रखता है, ये डायरेक्टर सो एंड सो, महामंडलेश्वर। क्या हो गया यार? आदमी होना, रहो सहज रहो यार, मस्त रहो। ये मतलब तुमने अपने आप को यहां तक सीमित कर लिया। और कल वो नहीं, और कई लोग ऐसा, पूर्व अध्यक्ष, पूर्व सांसद। अजीब तमाशा हो गया, कितने छोटे हो गए हम लोग, और वो उस छोटपन में हमको बहुत बड़ा लग रहा है। वो अपनी बीवी के साथ होता होगा तो भी पूर्व सांसद है क्या वो? क्या हो, सोचो जरा गंभीरता से कि क्या हो रहा है ना, कितने छोटे हम बन रहे हैं, और हमको अहंकार इतना आसमान छू रहा है हमारा। इसकी जड़ में क्या? जड़ में ये पढ़ाई लिखाई ने, ये आधुनिकता से हम घिरे हुए, और आधुनिकता बार बार यही बोल रही है कि तुम अपनी पहचान बनाओ। तुम पहचान मतलब मैं अलग, मेरी बीबी अलग, मेरा बच्चा अलग, मेरा परिवार अलग, मेरा समाज अलग, मैं अलग, मैं एज एन इंडिविजुअल। मेरी हम की कोई पहचान ही नहीं रही। तुम्हारे दादाजी, तुम्हारे गांव में, तुम तो गांव से अभी भी हो, तुम्हारे पता नहीं पिताजी का, पर अगर दादाजी से कोई पूछता आप कौन हो, तुम क्या बोलते हो? हम फला गांव के हैं, फला कुटुंब के हैं, हम ये धंधा करते हैं, हम। ठीक है, अब तुमसे मैं पूछूं और तुम अगर मैं में जवाब नहीं दोगे तो मैं बोलूंगा क्या ये आदमी है, क्या बोल रहा है, और तुमको भी लगेगा मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये मैं सब बकरी बन गए हम लोग, और अहंकार आसमान को छू रहा है। और आस्था अगर होगी तो अहंकार कम होता है, क्योंकि कर्ता भाव कम होता है। आप फिर जानते हैं कि मैं असली, मैं करने वाला नहीं हूं, हो गया मेरे साथ। मैं चला गया इंजीनियरिंग कॉलेज में, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, मैंने ही सब कुछ किया ऐसा नहीं है। अवसर मिल गया, अच्छे अच्छे लोगों को अवसर नहीं मिलता, नहीं कर पाते, छुट भाइयों को अवसर मिल जाता है, कर लेते हैं। अरे तो देख तो लो, सारी क्रेडिट अपने को देना। वो माँ बाप ने, जिन्होंने आपने पढ़ाया वढ़ाया, उनको तो आप भूल जाते हैं। मैं देखो, मैं कितना तेज था, कितना होशियार था।
ये सब बातें हैं, आधुनिकता का छलावा चल रहा है। और जब तक आधुनिकता को नहीं समझेंगे हम ये लेफ्ट राइट में पड़े रहेंगे। अब जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ पवन जी, कि जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, भौतिक जगत है, आप उससे हट के बात कर रहे हैं, परंतु जो मैक्सिमम अगर देखा जाए तो भौतिक जगत में ही सब कुछ किया जाता है, सब कुछ समझने का प्रयास किया जाता है, सब कुछ उसी में घुसा जाता है, परंतु अब तो उससे हट के कुछ हट के नहीं कर रहा हूँ, उससे मैं बोल रहा हूँ, मैं आइदर और में बात नहीं कर रहा हूँ। मटेरियल जो जगत है, जिसको मटेरियलिज्म कह रहे हैं, वो दिखने वाली इकाइयां हैं, वो दिखाई देती है, वो सेंसोरियल है, वो इंद्रिय सापेक्ष है। मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं उसका जो दूसरा पक्ष है, जो इससे महत्वपूर्ण है, वो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। डिसीजन मेकिंग, निर्णय, कंक्लूजन पे पहुंचना, एनालिसिस करना, जहां से खड़े होकर के आप निर्णय लेते हैं कि ये करूं कि वो करूं। आदमी हर समय निर्णय ले रहा होता है ना, ऐसा करूं कि ऐसा करूं, इस रास्ते जाऊं कि उस रास्ते जाऊं, ये पढ़ाई करूं कि वो पढ़ाई करूं, घर पे रहूं कि बाहर जाऊं, गांव में रहूं कि शहर में जाऊं। बहुत सारे रोज हम हजारों निर्णय लेते हैं, ये खाऊं कि वो खाऊं। ये जो निर्णय के पीछे उसकी बैठक है, वो बैठक हमारी मटीरियलिस्टिक बैठक है, या जो उसके पीछे जो दिखाई नहीं देती पर ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो बैठक है। हमने ये मान लिया है कि जो दिखाई देता है इसी से सब कुछ चलता है, जबकि ऐसा नहीं है। तो हम हर आदमी की, देखो एक सच्चाई है, हर आदमी सम्मान का भाव रखना चाहता है अपने अंदर, सम्मान पाना भी चाहता है और एक्चुअली सम्मान देना भी चाहता है। दे नहीं पाता वो अलग बात है, लेकिन कभी कभी महसूस करो, याद करो, कभी भी तुमको किसी के प्रति सम्मान का भाव पैदा हुआ, सचमुच का, नेता वाला नहीं कि जब तक सूरज चांद रहेगा तुम्हारा नाम रहेगा, वो वाला जो नारा लगाते हैं नेताओं के पीछे, वो वाला नहीं। सचमुच में कोई टीचर के प्रति, कोई बुजुर्ग के प्रति, कोई दोस्त के प्रति, कोई गांधी के प्रति, कोई लोहिया के, जो भी हो, तो उनकी याद आती है तो एक मन में अच्छा लगता है। तो सम्मान का भाव जब जब हमारे मन में जागता है हमको अच्छा लगता है, और हम सम्मान पाना भी चाहते हैं और उस अर्थ में हम देना भी चाहते हैं। अब सम्मान पाने के लिए हमने क्या कर लिया, हमको लगता है गाड़ी से मिलेगा सम्मान, डॉक्टर की डिग्री से मिलेगा सम्मान, IIT जाने से मिलेगा सम्मान, पैसा कमाने से मिलेगा सम्मान। तो हम इस सम्मान की चाहत हमारे अंदर है क्योंकि हम मनुष्य हैं। अब हम उसकी चाहत में हम निर्णय हम ये लेने लगे कि इससे सम्मान मिलता है, जबकि आप खुद के अंदर जब झांक के देखते हैं तो आप पाते हैं पैसे वाले को, मैं मुकेश अंबानी को ठीक है, पर मैं सच में सम्मान और मान नहीं करता हूं, मैं उससे प्रभावित होता हूं। जब पढ़ता हूं कि उसके पास एक 200 इतना बड़ा प्लेन है, उसकी इतनी बड़ी बिल्डिंग है, मैं प्रभावित होता हूं, सम्मान नहीं करता हूं मैं। सम्मान तो मैं कोई गांधी जैसे ही करता हूं, और इसलिए नहीं करता हूं गांधी का सम्मान कि उसके पीछे करोड़ों लोग घूमते थे, पर उसकी ईमानदारी, उसकी सच्चाई इत्यादि इत्यादि, इसलिए मैं सम्मान करता हूं। सम्मान के मूल में क्या समझा जाए पवन जी, आप क्या देखते हैं सम्मान के मूल में क्या है? जैसे सम्मान तो श्रेष्ठता का जब आपको लगता है कि ये श्रेष्ठ है, सम्मान का उदय होता है। लेकिन अभी हमारी दृष्टि को सम्मोहित कर लिया है शिक्षा ने या इस आधुनिकता ने, तो हमने ये मान लिया है कि पैसे से सम्मान, गाड़ी से सम्मान, भौतिक मटीरियलिज्म से सम्मान, ये मान लिया है। पर सच्चाई इससे अलग है।
आज भी हम जिसका सचमुच में सम्मान करते हैं वो कोई ना कोई उसकी गुणवत्ता की वजह से करते हैं। गुणवत्ता, क्वालिटी, वो क्वालिटी दिखाई नहीं देती, वो क्वालिटी को महसूस करना पड़ता है। तुम बोलोगे ये आदमी ईमानदार है, वो दिखाई नहीं देती, वो आप महसूस करते हैं कि ये ईमानदार है, ये ज्ञानी है, ये साहसी है, ये सच्चा है, ये महसूस करते हैं। जो वो जज महसूस करता है कि ये आदमी अपराधी नहीं है पर मुझे इसको दंड देना पड़ेगा, ये बड़ी बात है ना, अंदर में जो चलता है। ये एक बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण एक बड़ी बात है। हाँ, तो ये शिक्षा जो है, चाहे वो घर में हो या बाहर हो, ऐसा वातावरण बने जिसमें इन चीज़ों पे ध्यान जाए। देखो मैं ये मटेरियल है ना, मैं दिखा सकता हूँ तुमको, इसको चश्मा कहते हैं, आई कैन शो यू। लेकिन जो ये नॉन मटेरियल है, जो है, जैसे सम्मान, जैसे ईमानदारी, जैसे सच्चाई, है ना, जैसे अर्थ, जैसे स्वतंत्रता, इसको मैं दिखा नहीं सकता, इसकी प्रति तुम्हारा ध्यान आकर्षण कर सकता हूं, देखना तुमको पड़ेगा। ये नॉन मटेरियल है, ये नॉन मटेरियल को हमने बहुत बड़ी कोई चीज बना लिया। नॉन मटेरियल एक सच्चाई है भाई, सम्मान एक सच्चाई है कि नहीं है, विश्वास एक सम्मान सच्चाई है कि नहीं है। हमने ये मटेरियल है, नॉन मटेरियल है, होगा तो सो व्हाट, वो भी एक सच्चाई है। और हर आदमी, बच्चा बच्चा देखता है उसको, आप ध्यान नहीं दिलाते उस पर। एक बार हमने अपने 7वीं 8वीं के बच्चों से पूछा, भाई झूठ बोलते हो क्या? तो बात बताता हूँ, ध्यान आकर्षण की बात, झूठ बोलते हो क्या? सब चुप। हमारे सामने कैसे बोले झूठ बोल रहे? हम बोले यार हम भी तो कभी कभी झूठ बोल देते, तुम भी बोलते होगे। हाँ सर, उनको समझ में आई ना बात की। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम झूठे हो, मैं बोल रहा हूँ झूठ बोलते हो क्या। हर आदमी कभी कभी बोल देता है छोटा मोटा झूठ। हाँ बोलते। तो हमने बोला अच्छा बताओ झूठ क्यों बोलते हो? तो बात बहुत लंबी चली, धीरे 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 धीरे, लेकिन उन्होंने ये बोला हम मार खाने से बचने के लिए झूठ बोलते, डांट खाने से बचने के लिए झूठ बोल देते। हमको मतलब हमने कुछ गलत किया, अब डांट पड़ेगी, झूठ बोल दिया, डांट से बच गए। होता है ना सामान्य रूप में बच्चों के साथ। फिर ये भी बोला गुरुजी की शाबाशी पाने के लिए झूठ बोल देते हैं। कैसे? कि गुरुजी ने कुछ सवाल समझाया, समझे? हम हाँ सर समझ गए। समझे नहीं सर समझ गए, वाह शाबाश। बहुत अच्छा लगता है ना, शाबाशी मिलना, तारीफ मिलना, प्रशंसा मिलना। ठीक है, ये सब हुआ। इसमें से एक बात निकली कि जब आदमी कुछ गलत करता है उसको पता रहता है मैंने गलत करा, तभी तो झूठ बोलता है। ठीक है, तो कुछ आपके अंदर है जो आपको सही गलत का काफी हद तक बताता है। खैर ये हो गई एक बात। फिर हमने कुछ और समय हमने पूछा सच बोलते हो क्या? तो फिर चुप हो गए। अरे उस दिन बोला झूठ बोलते हैं, आज कैसे बोले सच बोलते हैं? तो हमने कहा कि भाई झूठे से झूठा आदमी दुनिया का, वो भी कभी तो सच बोलता होगा ना। ठीक है ठीक है। तो हमने बोला सच क्यों बोलते हो? झूठ के इतने गुणगान गाए ना उस दिन, अब सच क्यों बोलते हो? तो बहुत मतलब सुंदर बात निकल के आई। वो बोले हमारी दोस्ती ही नहीं होगी अगर हम सच नहीं बोलेंगे। हम बोले क्यों? तो बोले देखिए वो विश्वास नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा तो दोस्ती नहीं होगी। विश्वास के लिए सच बोलना जरूरी है। और दोस्ती क्यों जरूरी है? नहीं दोस्त तो चाहिए, कोई ना कोई तो दोस्त चाहिए। तो हर आदमी को कोई ना कोई तो संबंधी चाहिए। ये भी एक सच्चाई है, हम लोग ऐसे ही बने हैं। हाँ, और वो अगर संबंधी है तो विश्वास चाहिए उसका,
विश्वास के बिना संबंध नहीं बनेगा। हम्म, और विश्वास के लिए सच बोलना जरूरी है। कितनी सुंदर बात निकल के आई। ये मटेरियल है क्या? ये उससे महत्वपूर्ण है। ये इसको नॉन, अब आपने मटेरियल नॉन मटेरियल बोल के हाँ। इसको उड़ा दिया, ये तो बकवास है। जबकि इसमें हम जी रहे हैं। हाँ। तो ये जो डिवीजन किया ना बेमतलब का, मटेरियल नॉन, ये बेमतलब का डिवीजन है, सच्चाई नहीं है ये। हर चीज के दो पक्ष हैं। आप जो भी करते हैं, आप जो भी व्यवहार करते हैं, काम करते हैं, उसका एक नॉन मटेरियल पक्ष भी है। आप जो भी शब्द बोलते हैं उसका एक अर्थ है, वो नॉन मटेरियल है। उसको आप छू नहीं सकते, उसको आप देख नहीं सकते, उसको आप चख नहीं सकते, उसको आप महसूस कर सकते। बट ये वास्तविकता है। अब ये डिवीजन करके आपने उसको तो रद्दी, या तो रद्दी की टोकरी में डाल दिया, या आपने उसको बहुत उसका महिमा मंडित कर दिया। स्पिरिचुअलिटी बहुत हाई चीज है, ऐसा कुछ नहीं, ये सब एक ही है। परंतु आपने उसको डाउन प्ले, या उसको जितना जो है उससे आप उसका अधोमूल्यन करोगे। पवन जी तो साधारण आदमी, आप बोले ओ ये तो बहुत महान है, तो आपने अधोमूल्यन कर दिया। और अधिमूल्यन करोगे तो कोई ना कोई दिन मेरे को जरूर गाली दोगे, अरे ये हमने तो ऐसा माना था, तो ऐसे निकले, है ना। और अगर मेरा अधिमूल्यन करोगे, कम करोगे तो भी गड़बड़ करोगे, ज्यादा करोगे तो भी गड़बड़ करोगे। तो वैसे ही हर चीज के साथ है। स्पिरिचुअलिटी को या जो नॉन मटेरियल है उसको बहुत ऊपर कर दोगे तो भी गड़बड़, उसको इग्नोर करोगे तो भी गड़बड़। राइट प्लेसमेंट है सही चीज, हर चीज का सही मूल्यांकन, सही जहां जैसी है वैसा देख पाना। जैसा है उससे ज्यादा किया गड़बड़, उससे कम किया गड़बड़। अभी क्या बहुत ये जो आधुनिकता ने ना इसने ऐसा बांध रखा है, जैसे कोई जादूगर होता है ना, सम्मोहित कर लेता है ना। सम्मोहन में तो आपको जो वो कर तो कुछ और रहा है, आपको दिख रहा है कुछ और, ऐसा हो गया। और सब उसमें दौड़े जा रहे हैं, उसमें कुश्ती भी कर रहे हैं। हमको आपसे आगे निकलना है, आप गलत हैं हम सही हैं, ये भी हो रहा है। दौड़ रहे हैं उसी में, एक में। नेतागिरी जो आज हो रही है, वो क्या चीज की नेतागिरी हो रही है? मैं तुमसे बेहतर हूं, मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं, मैं तुमसे ज्यादा सही हूं। बात दोनों ही उसी पैराडाइम में कर रहे हैं। पहचान का मामला, और पहचान ने खा दिया सबको। मतलब मैं तो देखो, बहुत सारे, हम तो थोड़े ही लोगों से मिले पर सुना बहुत लोगों के बारे में जो बहुत वास्तव में विद्वान थे, बड़े बड़े पंडित। मैं खाली पंडित से अब मतलब ये होता है कि जो मंत्र उच्चारण कर ले, और ये नहीं है। गणित के भी पंडित, ज्योतिष के पंडित, विभिन्न कलाओं के पंडित। अरे भाई वैसे ही रहते थे ना जैसे साधारण आदमी। वही जमीन पे बैठना, चटाई बिछा के लेट गए, सो गए, एक ही तरह के। कब अभी तुम देखो, जो अपने को फन्ने खा समझता है उसको देखो जरा, वो तो अलग है ना कुछ उसका। वो तो आजकल जो जी दिल्ली विल्ली में जो सेमिनार में किसी को बुलाओ तो उसको जब तक अच्छे होटल में नहीं ठहराओ, है ना, और उसको टाई कोट सूट वाला नहीं हो, या आजकल जीन्स में भी हो जाता है, कुर्ता भी स्टाइल हो गई है, पर स्टाइल होगी, सामान्य नहीं होगा वो।
पोशाक से कोई मतलब नहीं है, उसके प्रति आपका एटीट्यूड क्या है। ये साधारण तत्व बहुत बहुत ऊंचा तत्व है। साधारण रहना, साधारणपना बहुत ऊंची चीज है। हर आदमी विशेषता में लगा हुआ है आज के दिन। हर आदमी दूसरे से अलग होकर दिखना चाहता है। बच्चे बच्चे में ये रोग समा गया। मतलब आप अगर साधारण हो तो आप क्या यार आगे बढ़ो, क्या हो गया तुमको। अब तुम्हारे ही घर वाले बोलेंगे ये क्या कर रहे हो, भागो यहां से, शहर में जाओ, कुछ करो। रोग लग गया। मैं तो यही मानता हूं कि आधुनिकता का रोग लग गया हम सबको। और इससे मुक्ति बहुत जरूरी है, पर अभी दूसरे का सोचने के बजाय खुद का सोचना चाहिए, हम कैसे इससे मुक्त हो। और फिर उसके बाद हम जो इससे थोड़ा बहुत त्रस्त है, जिन्होंने इस पे थोड़ी तपस्या की है, यानी तपस्या का मतलब ये नहीं कि बैठ करके आंख बंद करके आप कोई कष्ट दे रहे हैं अपने आप को, पर जिनको इस आधुनिकता की उनको उनकी गलती दिखाई देने लगी है, उसके विरोधाभास दिखाई देने लगे हैं, उन लोगों से अगर बात हो सके तो बात कर लीजिए, जैसे हम तुमसे बात कर रहे हैं। ये आधुनिकता के भ्रम से मुक्त होना बहुत जरूरी है। जब तक ऐसा नहीं होगा हम सच को भी नहीं देख पाएंगे। इसके भ्रम से और इसके मोह से मुक्त होना। तुमने आज सुबह पूछा गांधी जी को या लोहिया जी को और धर्मपाल जी को, मैं ये मानता हूं आधुनिकता से को समझो, फिर इन सब को समझो। बिना आधुनिकता को समझो, इनको समझ नहीं पाओगे, मेरा ऐसा मानना। तो आधुनिकता में पवन जी फ्रीडम पे बात हुई है, आप थोड़ा इक्वालिटी और राइट्स पे भी थोड़ा। हाँ, नहीं देखो, सबसे तो जरूरी इसमें ये है कि आधुनिकता क्या है, एक आभा मंडल तैयार कर दिया इसने। उसी आभा मंडल में हर बच्चा आज बोलता है विकास 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 ना। गांव में चले जाओ कि क्या प्रॉब्लम है, हमारा विकास नहीं हुआ है। वो स्कूल गया हो ना गया हो, किताबें पढ़ी हो ना पढ़ी हो, वो विकास शब्द उसके दिमाग में घुस गया भूत की तरह। ठीक है, इसी तरह से फ्रीडम घुस गया, इसी तरह राइट घुस गया, ये सारे। और एक बात जो घुस गई है आधुनिकता में, वो ये घुस गई है कि जो पढ़ा लिखा आदमी है वो ये मानने लगा है कि सच नाम की कोई चीज नहीं होती है, सत्य नहीं होता है, सबका अपना अपना सत्य होता है। जैसे फ्रीडम कोई ने पढ़ाया नहीं, लेकिन उसको ये समझ में आ गया या उसने मान लिया कि फ्रीडम का मतलब है मन मर्जी। इसी तरह से उसने ये वो उसकी ये मान्यता बन गई है कि सबका अपना अपना सच होता है, एक सच नहीं होता। बुनियादी प्रॉब्लम यहां है। ठीक है, तो ये इस बात को अब यहां रख करके हमको ये बात समझनी चाहिए कि कुछ मैं बताऊंगा, सत्य तो एक ही होता है। जैसे आदमी अगर है तो वो उड़ नहीं सकता, ये सत्य है। अगर आप आदमी हैं, पक्षी नहीं है, तो आप उड़ नहीं सकते। मशीन की बात मैं नहीं कर रहा हूं।
ठीक है, आप अगर आप आदमी हैं तो आप तैर सकते हैं, ये सत्य की बात कर रहा हूँ मैं। आपको तैरना नहीं आता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप में क्षमता है, आप तैर सकते हैं क्योंकि आप मनुष्य हैं। ठीक है ना? तो सत्य जो होता है वो एक होता है और सबके लिए होता है, और वो मैं और तुम, हम लोग उसको पहचान सकते हैं। हमको जाके सर्वे करने की जरूरत नहीं है, पूछने की जरूरत, तुम उड़ सकते हो कि नहीं? भाई मैं तो नहीं उड़ सकता, तुम उड़ सकते हो कि नहीं? तुमको खुद ही अपने अंदर से, तुम्हारे में ये काबिलियत है मनुष्य होने के नाते कि तुम सत्य को पहचान सको। और सत्य वो है जो हमेशा एक जैसा रहता है और जो सबके लिए है, सिर्फ तुम्हारे लिए मेरे लिए नहीं। तो एक और सत्य का प्रतिपादन, हर मनुष्य स्वस्थ रहना चाहता है। वो स्वस्थ है कि नहीं है अलग बात है, वो स्वस्थ रहना चाहता है। मेरे को पूछने की जरूरत नहीं है कि भाई अमित तुम रहना चाहते हो, तुम भाई पता नहीं रसगुल्ला इसको पसंद है कि नहीं है, ये तो पूछना पड़ेगा। मीठा पसंद है कि नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में निर्णय नहीं ले सकता ना। लेकिन मुझे ये पता है तुमसे पूछे बिना कि अगर ये अमित है और अमित अगर मनुष्य है तो ये स्वस्थ रहना चाहता है। ठीक है ना? इसी तरह अपने बारे में, संसार के बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो सत्य की कैटेगरी में आती है। जैसे पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड जिसको हम कहते हैं, उस निश्चित तापमान पे निश्चित दबाव में उबलेगा। वो यहाँ भी उबलेगा, उसी दबाव में अमेरिका में भी उबलेगा, अफ्रीका में भी उबलेगा, और 100 साल पहले भी उबलता था और 100 साल बाद भी उबलेगा उस दबाव में। ये सत्य की कैटेगरी में आता है। या हर व्यक्ति को सम्मान अच्छा लगता है। अगर मनुष्य है तो सम्मान पूर्वक जीना चाहता है, पर अगर जानवर है, पशु है, तो उसको सम्मान की उतनी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं भूखा हूं और मुझे खाना चाहिए, और तुम मुझे बहुत फेंक के मेरे रोटी देते हो, मुझे मेरे सामने फेंक देते हो जमीन पे, तो मैं मरने ही वाला हूंगा तो शायद खा लूंगा, अन्यथा मैं बोलूंगा छोड़ो यार, भूख लगी, मैं खाऊंगा नहीं इसको। ये सम्मान पूर्वक नहीं दिया। पर कुत्ता है, वो भी भूखा है, आपने रोटी फेंक दी, खा लेगा ना, उसको उससे मतलब नहीं है। तो सम्मान की आवश्यकता मनुष्य को है। आप पशु का सम्मान करें, ये अच्छी बात है, लेकिन ये उसकी नीड नहीं है, हमारी नीड है। मैं ये उदाहरण दे रहा हूं कि सत्य है, और सत्य वो है जो सबके लिए है, और सत्य वो है जिसको आप और हम पहचान सकते हैं, जो बदलता नहीं है, एक जैसा रहता है, प्राकृतिक है, नैसर्गिक है, नेचुरल है, जो भी बोलो। अगर मैं कहूं कि मैं ये कहूंगा कि हर आदमी स्वस्थ रहना चाहता है, पर मैं ये नहीं कह सकता कि हर आदमी मीठा खाना चाहता है। ठीक है ना? ये लोग ये कह रहे हैं कि सबका अपना अपना सत्य होता है। कोई मीठा पसंद करता है, कोई नमकीन पसंद करता है, कोई खट्टा पसंद करता है। ये इसको सत्य बोल रहे हैं। ये सत्य नहीं, ये सत्य की कैटेगरी में नहीं आता। तो सत्य एक है और तथ्य एक है।
अंग्रेजी में कहूं तो ट्रुथ और फैक्ट। तो अगर मैं कहूं कि अमित हेल्दी रहना चाहता है, ये सत्य का प्रतिपादन है। पर मैं कहूं कि अमित को मीठा पसंद है, तो ये फैक्ट का प्रतिपादन है। ठीक। मैं ये कहूं कि अभी मसूरी में हम जहां बैठे हैं, अभी का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये ट्रुथ नहीं, ट्रुथ की कैटेगरी में नहीं आएगा, ये फैक्ट की कैटेगरी में आएगा। क्योंकि अभी 20 है, शाम होते होते 18 हो जाएगा, कल कुछ और होगा, दिल्ली में कुछ और है। ये इसको सत्य नहीं कहा जाएगा। सत्य वो है जो सनातन है, जो हमेशा एक जैसा रहता है, जिसमें कोई बदलाव नहीं होता। फैक्ट जो है वो सामयिक होता है, स्थानीय होता है। इसको मीठा पसंद है, उसको खट्टा पसंद है, ये फैक्ट है। ये बदल सकता है। आज तुमको मीठा पसंद है, कल तुमको बोले नहीं अब मेरे को मीठा पसंद नहीं है, मुझे दूसरी। या तुमको मैं मीठा ही मीठा खिलाते रहूं तो तुम बोले भाई थक गए, अब और नहीं मीठा चाहिए। पवन जी, ये जो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हुई है समझ की, ट्रूथ और फैक्ट हो भले ही, और दूसरी तमाम चीज़ें हों, तो ये क्या एकदम से आ गया हमारे समाज में, या फिर धीरे धीरे किन कारणों से? ये सब मामले एक साथ तो क्या आए हैं, एक साथ तो नहीं आए, प्रोसेस है इसका। लेकिन मामला ये है कि मैं ये मानता हूं कि दुनिया, ये जो जिसको हम आधुनिकता कह रहे हैं, ये कितनी पुरानी है? 200, 300, 400 साल, 500 या मैक्सिमम जाओ तो 500 साल। ये जब दुनिया के देशों में होड़ लगी कि हम दूसरे देश पे जाके राज करें, जब से ये साइंस का चमत्कार शुरू हुआ, तब से दुनिया बहुत बुनियादी तौर पे बदल गई, और प्रत्यक्ष पे बहुत ज़्यादा फोकस हो गया, जो दिखाई देता है। साइंस की दुनिया चमत्कृत कर दिया ना सबको। आपने लाइट लगाई, बटन दबाया, लाइट आ गई, अरे बाप रे बाप, हम तो दिए की रोशनी में रहते थे। और आपने गाड़ी में बैठाया किसी को, हम तो बैलगाड़ी में चलने वाले थे, अब सडनली गाड़ी आई गांव में और फर करके इधर से उधर चली गई। लोगों को लगा होगा ना कि क्या हो गया भाई, क्या चीज़ है। तुम इमेजिन करो ना क्या हुआ होगा जब ये साइंस के चमत्कार को, टेक्नोलॉजी के चमत्कार को लोगों ने देखा होगा। और हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उसने किस तरह से झकझोरा होगा दिमाग को कि हम कहाँ हैं यार, ये क्या है। यहाँ बैठे बैठे हम हजारों मील दूर की आवाज़ सुन सकते हैं रेडियो पे। यहाँ बैठे बैठे हम 1 घंटे में यहाँ पहुँच सकते हैं। ये डॉक्टर ने अभी देखो कितना दर्द हो रहा था, ये दवाई दी, देखो मेरा दर्द गायब हो गया। वो वैद्य जी का तो बहुत टाइम लगता था। इसने मेस्मराइज कर दिया होगा ना दुनिया को। और एक तरफ तो ये हुआ, और दूसरी तरफ जो ये जिनके हाथ में ताकत थी, वो लोग कंट्रोल करना चाहते, क्यों तो राज करने आए, तो उनको कंट्रोल करना। कंट्रोल करने के लिए मैं आपको डर से कंट्रोल कुछ समय तक कर सकता हूं, डंडा दिखा के, हथियार चला के, डरा धमका कर कुछ समय। असल कंट्रोल होता है जब मैं आपके दिमाग को कंट्रोल करता हूं। या आप ये मान लेते हैं कि ये तो बहुत
बड़ा आदमी है, श्रेष्ठ आदमी है, तो आप फिर दिमागी तौर पे मेरे गुलाम हो जाते हैं। आप मेरी नकल करने लगते हो, आप मेरी बात सहजी रूप से मानने लगते हो बिना एग्जामिन किए। ये हुआ। मैकॉले को पढ़ो या बेंटिक को, ये सब पुराने अंग्रेज, तो आपको दिखाई देता है कि कैसे उन्होंने, वो बोलते हैं ना साफ साफ कि भाई हमको तो एक ऐसी कौम बनानी है जो शक्ल सूरत में तो वैसी ही रहेगी पर दिमागी तौर पे हमारे जैसी रहेगी। वो हमको क्लर्क चाहिए ना भाई। अंग्रेज तो कोई भी टाइम पे यहाँ पे लाख लोगों से ज़्यादा नहीं थे ना, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहे थे, तो उनको हिंदुस्तान के ही लोग चाहिए थे जो उनका काम करें, उनके एजेंट बन के। मतलब ये एक कारण है, महत्वपूर्ण कारण है शिक्षा। लेकिन बहुत सारी चीजें हुई, कुछ अनजाने में भी हुई, सब कुछ जानबूझ के ही, सोच समझ के ही हुआ, ऐसा नहीं है। आप एक तरफ चक्का घुमा देते हैं तो बहुत कुछ है फिर अपने आप ही होने लगती है। ठीक। कैसे हुआ उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्या हो रहा है ये महत्वपूर्ण है। ये क्या, क्या, क्यों और कैसे, तीन शब्द है ना। कैसे तो हुआ कि भाई हम इसका तरीका बताइए, क्या जो है वो ये है कि भाई है क्या। पढ़ाई में भी यही है, आप क्या पढ़ा रहे हैं ये महत्वपूर्ण है, और क्यों पढ़ा रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। फिर कैसे पढ़ाएंगे ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, वो आपके ऊपर छोड़ा जाए ना। आपकी रचनात्मकता तो उसी में है, क्योंकि कैसा मतलब करना, प्रत्यक्ष। क्या जो है वो प्रत्यक्ष नहीं है, वो अप्रत्यक्ष के क्षेत्र में है। क्या समझ में आ गया, क्यों समझ में आ गया, प्रयोजन समझ में आ गया, अब कैसे करना है ये आदमी पे छोड़ो ना भाई। उसकी रचनात्मकता, उसकी क्रिएटिविटी वहाँ है। जंगल में बैठेगा तो एक तरह से पढ़ाएगा, क्लासरूम में बैठेगा दूसरी तरह से पढ़ाएगा, बड़े बच्चों को तीसरी तरह से पढ़ाएगा, छोटे बच्चों को चौथी तरह से पढ़ाएगा। जैसी स्थिति परिस्थिति होगी वैसे पढ़ाएंगे, उसमें क्रिएटिविटी आएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है क्या है। इसका असर क्या हो रहा है, ऐसा क्यों है, ये सब प्रश्न महत्वपूर्ण है। कैसे छोटा प्रश्न है और कैसे सामयिक प्रश्न है। आज जो कैसे लागू होगा कल बदल जाएगा। अभी हम लोग क्लास लेते थे सामने सामने बैठ के, अब ये जूम कॉल पे क्लास हो रही है, कैसे है ना। एक बार बंद करें अभी।